Okay, so let's continue. Magnetic fields due to electric current. इस पर्टिकुलर चैप्टर के सीरीज ऑफ लेक्चर्स के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर तक हमने लूप के लिए और वायर के लिए बियो-सवा लॉ को यूज करते हुए मैग्नेटिक इंडक्शन का जो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है या कंडीशंस हैं, अलग-अलग केसेस के साथ हमने वो डिस्कस किए। इनफैक्ट लास्ट लेक्चर को देखा जाए तो उसके एंड पार्ट पे मैंने आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया और साथ साथ आपको ये भी बताया कि लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स किस तरीके से डेवलप होता है। फॉर एन एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ करंट, फेस ऑफ द लूप जो है ये नॉर्थ बन जाता है एंड फॉर अ क्लॉकवाइज सेंस ऑफ करंट, फेस ऑफ द कॉइल जो है ये साउथ बनता है। तो ये सारा डिस्कशन आपको पता है। राइट हैंड थंब रूल भी हमको बहुत रिगरसली अप्लाई करना होगा, ये भी हमको पता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम न्यूमेरिकल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। बिल्कुल एक्टिवली आप इसमें पार्टिसिपेट करें, बैठ के सुनने वाला लेक्चर नहीं है ये। यहाँ पे आपको फॉर्मुलीज और डायरेक्शंस के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशंस लेना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमें एक वायर का अरेंजमेंट दिया गया है और इस अरेंजमेंट में सेंटर पर यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना आएगा बोला है। अब देखो, जैसा भी शेप हमारे सामने आता है, कैसा भी शेप हो, तो उस शेप को हम एलिमेंटल लेवल पर चेक करेंगे तो या तो उसमें वायर्स बनी होंगी, वायर्स लगे होंगे, या लूप्स के फॉर्म में अरेंजमेंट किया गया होगा। वायर के सारे मैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए सो दैट वी कैन जस्ट पुट अ करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला इन द गिवन सिचुएशन। और लूप के फॉर्मूलेज हमको याद होने चाहिए या आर्क के फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए सो दैट वी कैन पुट इट इन द करस्पॉन्डिंग सिचुएशन। अब जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखो तो एक आर्क है, यहां से आर्क शुरू होता है, ये पॉइंट से, ये ऐसे, ये घूम के आर्क यहां तक आता है। तो मैं इस पे दो रेड डॉट्स लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि आर्क की शुरुआत यहां से हो रही है। फिर यहां, फिर गौर से देखो तो ये एक वायर है और ये एक वायर है, मतलब टोटल कितने एलिमेंट हो गए इसमें? तीन। एक वायर, एक आर्क और एक दूसरी वायर। अब मैग्नेटिक इंडक्शन हर एक का अपना अपना कंट्रीब्यूट होगा। इस वायर के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन का कंट्रीब्यूशन लेट से मैं कहता हूं B1 है। इस आर्क का कंट्रीब्यूशन लेट से मैं यहां पे कहता हूं कि ये B2 है। और इस वायर का मैग्नेटिक इंडक्शन का कंट्रीब्यूशन लेट से कि मैं कहता हूं B3 है। ठीक है। अब फॉर्मुलीज को आपने अच्छे से अप्लाई करना है, बहुत ध्यान से देखें। अच्छा, ये जो लाइन आगे की दिखाई जा रही है ना, ये कुछ और नहीं है बल्कि ये रेडियस की लाइन है, तो इसको आप कंसिडर न करें। ये करंट ऐसे एंटर करता है, फिर यहां से ये टर्न होके करंट ऐसे घूम के फिर यहां से ये बाहर ऐसे आ जाता है। सो दिस इज द सिचुएशन। आर थिंग्स क्लियर? अच्छा बच्चों, अगर मैं ये कहूं कि B1 0 है तो कैसा लगेगा आपको? सही है, क्योंकि हमको मैग्नेटिक इंडक्शन पॉइंट O पे निकालना है और पॉइंट O अलोंग द लाइन आ रहा है, इसके अलोंग द लेंथ आ रहा है। फॉर्मूले अच्छे याद होने चाहिए, मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूं। मैंने मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे कि फॉर्मूलीज के साथ रेडी रहो, तो ही फिर आप इन चीजों को एंजॉय करोगे, नहीं तो फिर बस देखते बैठोगे, ऑडियंस में रहोगे फिर आप। अच्छा, तो ये B1 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम B2 लिखने की कोशिश करते हैं तो B2 बेटा एक आर्क है, और अगर आर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम मैग्नेटिक इंडक्शन लिखते हैं ना, तो लेट मी जस्ट राइट इट लाइक दिस, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई। इसका रेडियस फिलहाल स्मॉल आर बताया है, आपको याद होगा सिर्फ थीटा लगाते हैं साथ में, करेक्ट है ना? अब करंट सिचुएशन में इस आर्क को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये 3/4 ऑफ अ सर्कल है ना? 3/4 ऑफ द सर्कल है, क्योंकि ये 90 डिग्री यहां से तो कट हो गया। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 3/4 का मतलब हो गया बेटा 3 पाई बाय 2। करेक्ट हो गई बात? नाउ लेट्स कीप दिस फैक्टर एज इट इज, इसको फिलहाल सॉल्व नहीं करते। अच्छा, फिर और आगे देखते हैं B3। तो B3 के लिए वायर स्ट्रेट है, लेकिन O पॉइंट जहां पे हमको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है वो वायर के एंड पर है।
तो ये मानो जैसे एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, क्योंकि इसके आगे ये वायर कहाँ जा रही है, कितनी दूर से आ रही है, हमको इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि इन्फिनिटी पे जा रही है। तो ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर मानी जाएगी और पॉइंट एट द एंड माना जाएगा इन फ्रंट विद अ सेपरेशन ऑफ आर। तो इस सिचुएशन में बच्चा इसका आंसर आता है म्यू नॉट I current divided by 4 pi corresponding distance r, if I am not wrong. Getting it? Yes. दो ही फॉर्मूले तुम अच्छे से दिमाग में बिठाओ, वायर के और आर्क के, बस कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आने दो तुम उसको सॉल्व कर लोगे, लेकिन वो दोनों के स्पेशल केसेस के साथ कंडीशंस तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपने ये करना है कि आपने चेक करना है कि मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन कैसा है। तो अब बेटा इस वायर के लिए सोचो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, तो सब लोग इस चीज को फिजिकली करने की कोशिश करेंगे। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से थंब से डायरेक्शन ऑफ करंट बताएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऊपर के सेगमेंट में बाहर आता हुआ नजर आएगा। सही है, इसको प्रैक्टिकली करें आप इसको, तो क्या इसका मैग्नेटिक इंडक्शन बाहर आ रहा है? Yes. अच्छा, B2 के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन देखें तो ये लूप है, लूप में हम क्या करते हैं, फिंगर से करंट बताते हैं और थंब से मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं, तो ये भी बाहर ही आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर आएगा। तो चलो खुशी की बात है, दोनों बाहर आ रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि इन दोनों को क्या करना है, एडिशन करना है। Yes. तो सिंपली हम ये क्लेम करेंगे कि नेट मैग्नेटिक इंडक्शन B विल बी नथिंग बट इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। अब B1 का तो कोई रोल बचा नहीं इसमें, B1 0 है, तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। B2 का वैल्यू पुटअप करते हैं आप, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल r। अब B2 और B3 दोनों में हम देखते हैं म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r, ये फैक्टर कॉमन है, तो जो एडिशनल चीजें हैं बस उनको लिख लेते हैं 3 पाई बाय 2 प्लस 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, यहाँ मैंने करंट को कैपिटल I लिखा है, लेकिन डेटा में इसको स्मॉल i से बताया जा रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ जाती है। क्लियर हो गया बेटा? Yes. तो ऐसे इसको निकाला जाएगा। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत सारे शेप्स आपके सामने रखने वाला हूँ, 15, 20, 25 जितने क्वेश्चन आज होते हैं सब में एक एक शेप रहेगा और शेप को हैंडल करने आना चाहिए। अब यहां इस सिचुएशन में एक पूरा लूप है और एक वायर है, फुल वायर, और ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ये निग्लिजिबल गैप है और पॉइंट O पे हमने मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। अब निग्लिजिबल गैप का मतलब आप ये समझें कि अगर मैं इसका रेडियस लिखता हूं तो R ही माना जाएगा, और इस वायर से पॉइंट O का गैप देखता हूं तो वो भी R ही माना जाएगा। करेक्ट हो गई बात? Yes. हाँ। अब इसमें करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है I, और इसमें करंट ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहा है I। अब देखिए ये एक इनफाइनाइट वायर का सेंस बनता है, यहाँ पे कोई हमको डिस्क्रिप्शन नहीं बताया गया कि ये वायर कहां से आ रही है और ये वायर कहां तक जाएगी, तो इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो बेटा इसका मैग्नेटिक इंडक्शन अगर मैं बिना किसी ज्यादा टेंशन के सीधे सीधे लिख लूं तो आंसर आएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई r। करेक्ट है, और वो भी अगर मैं बहुत केयरफुली ध्यान दूं ना तो इसका मैग्नेटिक इंडक्शन बाहर आता है। डायरेक्शन देखो, बाहर है, ऐसे वायर को ऐसे पकड़ो, ऊपर के सेगमेंट में फिंगर्स घूम के ऐसे बाहर की तरफ आ रही होंगी, फिर नीचे के सेगमेंट में अंदर जा रही होंगी। तो हमें तो यहाँ निकालना है ऊपर के सेगमेंट में, तो वायर को पकड़ के फिजिकली चेक करो, आप ऐसा प्रैक्टिकली करो इसको। राइट हैंड थंब रूल को हमेशा प्रैक्टिकली करना है, दिमाग में नहीं चलाना उसको, हाथ मूव करना है अपना। अच्छा, फिर दूसरा कंट्रीब्यूशन जो यहाँ पे बनेगा मैग्नेटिक इंडक्शन का, वो बनेगा ड्यू टू दिस कंप्लीट लूप। अच्छा बेटा, अब ये पूरा लूप अगर हम ले लेते हैं ना, तो लूप के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन लेट्स से कि मैं लिखता हूं B2, और ये कंप्लीट लूप है, तो कंप्लीट लूप में ये हो जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2R. डायरेक्ट 2R। पता है ना आपको ये 2R है, लेकिन आप ध्यान दें इसका मैग्नेटिक इंडक्शन कैसा है, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है? बाहर. तो ये भी बाहर की तरफ है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर दोनों बाहर की तरफ है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो बेटा अगर मैं नेट मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे फाइनलाइज करता हूं तो B1 प्लस B2 करेंगे। अब B1 B2 में हम ये देख सकते हैं कि म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2R ये फैक्टर पूरी तरीके से कॉमन है, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2R फैक्टर हमने कॉमन ले लिया। जो बचा उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, तो 1 बाई पाई प्लस 1। तो बाय दैट वे हम देखेंगे कि ऑप्शन सी यहाँ पे मैच करता है कि नहीं? आसान है कि नहीं, समझ में आ रही है बात?
Yes. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बट थोड़ा डेटा के साथ देखेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को इन लाइन अभी नहीं लिया है, क्योंकि 2 में थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन है। मैं 1 के बाद सीधा 3 पे जंप कर गया। तो कुछ क्वेश्चंस होने के बाद आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 को मैं ऐड कर दूंगा। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल निकालना है। तो इसमें ना बच्चों 3 सेगमेंट्स हैं। एक ये वायर है, फिर एक लूप है पूरा, और एक दूसरी वायर ये। करेक्ट हो गई बात? और Yes. हमको मैग्नेटिक इंडक्शन पॉइंट ओ पे निकालना है, यानी कि सेंटर पे निकालना है। अब बेटा सोचने वाली बात है कि इसके मैग्नेटिक इंडक्शन को मैं B1 बोल देता हूं, और चलो इसके मैग्नेटिक इंडक्शन को B2 बोल देता हूं, और ये वायर का लो लूप बना है ना, इसके मैग्नेटिक इंडक्शन को मैं B2 बोलता हूं, और सॉरी फॉर दैट इसको B3 कर देता हूं। अगर मैं ये कहूं कि B1 0 है, तो आपने इसमें चौंकना नहीं चाहिए, और B3 भी 0 है तो इसमें भी आपने चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि पॉइंट O जो है ये वायर की लेंथ के अलोंग आ रहा है। वायर पर या वायर की लेंथ के लाइन में अगर पॉइंट आता है तो मैग्नेटिक इंडक्शन उसके लिए कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अच्छा, अब बची ये लूप। लूप का मैग्नेटिक इंडक्शन बेटा हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। करस्पॉन्डिंग जो भी रेडियस रहेगा, फिलहाल के केस में ये रेडियस 3 सेंटीमीटर बताया है, और करंट आई को 4 एम्पियर बताया है, ये सब बाद में देखते हैं। इनटू एंगल की अगर तुम तहकीक करोगे यहाँ पे, तो यहां से ये लूप चालू होता है और यहाँ खत्म होता है, मतलब 90 डिग्री का गैप पड़ गया। तो टोटल लूप अगर पूरा सर्कुलर लूप होता है ये, तो 360 में से 90 निकालें, 270 को रेडियन में पुटअप करेंगे तो ये फिर एक बार क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 2। अब आपने इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, आंसर हमें ऐसे पैटर्न में निकालना है जिसमें पाई बाकी रह जाता है। तो थोड़ा सा केयरफुली काम करेंगे। अब कैलकुलेशन सिर्फ B2 का ही करना है, क्योंकि B1 B3 तो वैसे भी निपट गए हैं, 0 हैं वो। तो लेट मी जस्ट पुट अप म्यू नॉट का वैल्यू। बेटा मैं पुट अप करता हूं, तो यहाँ पे म्यू नॉट का वैल्यू आपको याद होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है, इंटू आई, क्वेश्चन के हिसाब से आई 4 है, डिवाइडेड बाय ये नीचे का 4 पाई जूं का तू है, इंटू आर का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻2, बिकॉज सेंटीमीटर का कन्वर्जन करना है, और फिर यहाँ पे वापस बच गया 3 पाई बाई 2। तो बस आप ये देखें कि यहाँ से ये 4 पाई कैंसिल हो जाता है, ये 3 और ये 3 वाला फैक्टर भी कैंसिल हो जाता है, ये 2 और ये 4 कैंसिल होकर के 2 हो जाता है। सो इफ आई जस्ट कंप्लीट विद दिस आंसर, तो मुझे मिलेगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻2, ऊपर जाएगा तो -7 के साथ एडजस्ट होकर के वो हो जाएगा -5। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यूनिट आएगा टेस्ला, या दूसरा एक यूनिट हम लोग लगाते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो फिलहाल तो टेस्ला से हमारा काम चल गया, ऑप्शन सी आ गया। निकाल पा रहे हैं ना? Yes. तो मैं समझता हूं कि आपको एक ट्रिक इसकी समझ में आ गई है कि काम कैसे करना है ना? कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आने दो, दिमाग चलाओ, ऐसा है। मतलब एक पजल की तरह हमने उसमें लेना है कि ये पजल है हमारे सामने, और इस पजल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हर एक एलिमेंट का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, एलिमेंट्स ढूंढना, हर एक का कंट्रीब्यूशन ढूंढना, डायरेक्शन निकालना, जरूरत पड़ी तो प्लस करना, जरूरत पड़ी तो माइनस करना। अब जैसे यहाँ पे देखें, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर बेंड कर दिया गया है लाइक दिस, ठीक है। अब मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। अब इसकी बेंडिंग में ना ये थोड़ी सी डायग्राम जरा गलत बनी है। एक्चुअली ये बेंडिंग कुछ इस तरीके से होगी कि दिस विल बी जस्ट रीचिंग द एंड, जस्ट रीचिंग द एंड, मतलब ऐसा, ठीक है ना। ये तकरीबन तकरीबन ये एंड पर ही आया ऐसे, और ये भी तकरीबन तकरीबन एंड पर आया ऐसे, मतलब ये तकरीबन हम इसके सामने लाके इसको रख सकते हैं ऐसा। टच नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, हल्का सा निग्लिजिबल गैप, एकदम एकदम, ये देखो मेरे फिंगर्स में ऐसा निग्लिजिबल गैप। अब बच्चों अगर ध्यान देंगे तो देयर आर 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस, है ना। अच्छा, ये करंट ऐसे चल रहा है मान लो, फिर ये करंट लूप के अंदर ऐसे गया, फिर ऐसे घूमा, फिर यहां से करंट वापस ऐसे आया। फील हुआ करंट कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है? Yes. तो यहां से ये करंट पूरा यहां तक चलेगा, फिर उसके बाद ये लूप में ऐसे वापस, फिर ये लूप में से घूम के इधर, फिर ऐसे पीछे इधर, ऐसा कंटिन्यू नहीं हुआ, यहाँ गैप है। तो 3 कंट्रीब्यूशन हुए। ये स्ट्रेट वायर का एक कंट्रीब्यूशन आएगा, लेट्स से B1,
ये दूसरी वाली स्ट्रेट वायर का कंट्रीब्यूशन आएगा लेट्स से B3, और ये तकरीबन एक फुल लूप का ही है, ठीक है ना, इसको B2 बोल देते हैं, एंड नियर अबाउट ये फुल लूप ही माना जाएगा। आप समझ पा रहे हैं बात को? यस बच्चों? यस सर। हाँ, तो अब फुल लूप का पहले हम मामला निपटा देते हैं। फुल लूप का आंसर क्या आता है? म्यू नॉट करंट I डिवाइडेड बाय 2 रेडियस R। अच्छा, अब जल्दी से बताओ अंदर है कि बाहर है? अंदर। अंदर है, क्योंकि ये करंट ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है, तो आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें क्लॉकवाइज, थंब अंदर जाएगा, या फिर ये भी समझ लें साउथ पोल क्लॉकवाइज अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ना, फटक से एकदम, तो ये अंदर की तरफ गया। अब इस वायर के लिए ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन कहाँ है? आर। नहीं कहाँ है, मतलब केस के हिसाब से एंड पॉइंट पे, शाबाश, एंड पॉइंट पे सेपरेशन R, ऑफ कोर्स सेपरेशन R है, लेकिन एंड पॉइंट का केस बनता है, तो एंड पॉइंट के केस का मैग्नीट्यूड क्या है? म्यू नॉट I। शाबाश, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। अच्छा, B3 के लिए भी कहाँ है वो? एंड पर। एंड पर ही माना जाएगा, थोड़ा सा बहुत निग्लिजिबल गैप है, उस गैप को हम लोग बिल्कुल इग्नोर करेंगे। सो ये भी हो जाता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई R। अच्छा, अब ये तहकीक करो कि इनके डायरेक्शंस कैसे हैं। बाहर। हाँ शाबाश, इसमें ना ये ऐसे चल रहा है, तो आप वायर को अगर ऐसे होल्ड करते हैं, देखो वीडियो में ऐसे होल्ड करते हैं, तो ऊपर के सेगमेंट में ये वायर है, वीडियो में देखो ये वायर है, ऊपर के सेगमेंट में ना आपके फिंगर्स ऐसे बाहर की तरफ आ रहे हैं, दिख रहा है? ठीक है ना, वो आपने बना के देखना है, वो आपको खुद करना पड़ेगा, जब तक आप वो फिजिकली नहीं करेंगे ना तब तक आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला, वो याद रखना बात है। तो बाहर आ गया, सबको समझ में आई बात है? ये सुनो, और ये वाला भी क्या होगा? B3 वाला भी क्या होगा? बाहर होगा कि अंदर होगा? बाहर। वो भी बाहर होगा। तो आपने चेक करें ना उसको, ये करंट ऐसे थंब से बता दें और वायर को ऐसे आपने हाथ में होल्ड किया, इमेजिन करें, जब पेन ले, पेन को हाथ में ऐसे होल्ड करें, तो पेन के ऊपर वाले पोर्शन में फिंगर्स आपकी ऐसी मुड़ रही है ना, बाहर की तरफ मुड़ रही है, नीचे वाले पोर्शन में अंदर की तरफ मुड़ रही है, तो इस सेगमेंट में तो बाहर ही आएगा। अच्छा, अब ये दोनों बाहर होगा, ये अंदर हो गया, मतलब इन दोनों का क्या होगा? एडिशन। और ये अकेला बेचारा क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो नेट वैल्यू अगर हम निकालते हैं ना B, तो बेसिकली हमको करना पड़ेगा B1 प्लस B2 इसकी नेट वैल्यू के साथ, सॉरी B1 प्लस B3 इसकी नेट वैल्यू के साथ हमको B2 का सब्सट्रैक्शन करना है, बिकॉज ऑफ द रिवर्स डायरेक्शंस। तो वेक्टोरियली होता है मामला पूरा। अब B1 प्लस B2 अगर मैं करता हूं तो आई होप आप ये चीज जल्दी से समझ जाएंगे, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R, शाबाश, माइनस करें म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2R। अब इसमें ना बच्चों हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2R, ये फैक्टर कॉमन ले सकते हैं, सो यू मे गेट म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2R, आपने कॉमन लिया, इस तरफ बच गया 1 बाई पाई माइनस 1। ठीक हो गई बात? यस। सो ऑन दैट बेसिस इसको आप सॉल्व करें तो 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय पाई, पाई बाहर आ जाएगा, सो यू मे गेट एन आंसर म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R, एंड दिस विल बिकम 1 माइनस पाई, या आप कह लीजिए कि पाई माइनस 1, वट एवर यू वांट टू से, क्योंकि ऑप्शन हमारा ऐसा चल रहा है। ठीक हो गई बात? हालांकि ऐसे आना चाहिए, बाहर वाली डायरेक्शन उनको हमने यूजुअली पॉजिटिव लेना होता है और अंदर वाली डायरेक्शन को हम यूजुअली नेगेटिव लेते हैं, तो इफेक्टिवली ये नेगेटिव सेंस में आंसर बनेगा उसका। एनी हाउ मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम फाइंड आउट कर लें तो हमें समझ आ जाता है आंसर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही निकालना होता है 90% केसेस में। ठीक हो गई बेटा बात? अच्छा, अब एक और इसी लाइन में हम कंटिन्यू करते हैं। मैं समझता हूं कि ये वाली प्रॉब्लम का आंसर आप बहुत जल्दी से कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है इसमें। सेंटर O पे निकालना है एक स्ट्रेट वायर, हाफ लूप, फिर एक स्ट्रेट वायर, और ये जो नीचे वाली स्ट्रेट वायर है ये भी माना है कि आपने इंफिनिटी पे जा रही है। करंट का डायरेक्शन ये ऐसे नीचे है पहले,
फिर यहाँ पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है और फिर बाद में ये इन दिस डायरेक्शन कंटिन्यू करता है। अगर मैं ये कहूं कि इस वायर का कंट्रीब्यूशन जिसे मैं B1 बोल रहा हूं ये 0 है, तो गलत तो नहीं होगा ना? यस। फिर ये वाला जो कंट्रीब्यूशन है अगर मैं इसे B2 नाम दे दूं बेटा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई R इनटू पाई पाई। बाय 2। क्या कहते हो? यस। यस, क्या पाई? पाई। पाई नॉट पाई पाई बाय बाय 2, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल तो पाई है ना बेटा, हाँ तो Yes. पाई। फिर ये स्ट्रेट वायर, अब ये स्ट्रेट वायर आपने राइट फ्रॉम दिस पॉइंट कंसिडर करनी है, तो कौन सा केस बनेगा? इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर, पॉइंट इज एट द एंड, ये वाला केस बनेगा। Yes. तो आंसर आएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई R। अब जो जीरो हुआ वो तो खैर जीरो ही हो गया। अच्छा, यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत तुम ऐसा कर सकते हो कि पाई फैक्टर काट दो इसका, और B2 को आप चाहो तो ऐसे लिखो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4R। करेक्ट जा रहे हैं? यस। अब ये बताओ अंदर है कि बाहर है? बाहर। बाहर। शाबाश शाबाश, बाहर है, वेरी गुड। ये सबने करना है ठीक से। बाहर है, एंटी क्लॉकवाइज करंट बाहर। फिंगर की टिप से करंट बताओ लूप के केस में, और थंब से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ, लाइक दिस। अच्छा, अब ये वायर के केस में मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर है कि बाहर है? बाहर। बाहर। बाहर है, शाबाश। ये ऐसे थंब से आपने वायर के लिए करंट बताना होता है। अब फिंगर ऐसे मोड़ेंगे आप तो ऊपर के सेगमेंट में, पेन हाथ में रखो, ऊपर के सेगमेंट में फिंगर की टिप्स बाहर आती हुई नजर आती है आपको? Yes. ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं ये, ऑल ऑफ यू। यस, जरा कंफर्मेशन दे दे प्लीज। यस सर। तो फाइनली क्या इफेक्टिव वैल्यू का एडिशन ही करना है यस। बस। म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय, एक हो गया 4R प्लस दूसरा हो गया म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 by 4 पाई R। सो दैट मैच विथ ऑप्शन सी। है ना, आसान है ना? यस सर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अपने पास ऐसे, 29 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ग्रेजुअली, धीरे 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 इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ाएंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। अभी जो चल रहा है वो बहुत एलिमेंट्री चल रहा है, ऐसे समझे आप। 2 या 3 लेक्चर मैं इस पे लूंगा। नाउ, अ वायर ऑफ गिवन लेंथ, मतलब एक स्पेसिफिक लेंथ है वायर की, जो भी होगी 5 मीटर 10 मीटर। फर्स्ट इट इज बेंट इन वन लूप। तो पहले तो मैं एक वायर यहाँ पे बना देता हूं बेटा कि ये वायर है अपनी, और इसका लेंथ L है मान लो। अब इस वायर को हमने एक सिंगल बड़े लूप में कन्वर्ट कर दिया जिसका रेडियस R है, ठीक है। फिर बाद में इसी वायर को छोटे छोटे 3 लूप्स में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 एंड 3 इन अजम्पशन। तो नंबर ऑफ लूप इसमें कितने हैं? 3, जिसका रेडियस स्मॉल r है। अब ये पूछ रहा है कि करंट इसमें से पास कराया, कैसे भी पास कराओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कोई फर्क नहीं है, अब तीनों में करंट ऐसे ही चल रहा है। तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा सेंटर पे? तो बच्चों बहुत आसान है। पहली सिचुएशन में अगर मैं मैग्नेटिक इंडक्शन निकालता हूं तो फुल लूप के हिसाब से म्यू नॉट करंट I डिवाइडेड बाय 2R. 2R। दूसरी सिचुएशन में अगर मैं मैग्नेटिक इंडक्शन निकालता हूं तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय, ध्यान रहे 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, लेकिन नंबर ऑफ लूप 3 है इसलिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारी गाड़ी आगे फंस जाती है स्मॉल r और कैपिटल R को हटाने में। रेशियो निकालते वक्त बाकी तो हम लोग हैंडल कर लेंगे, लेकिन स्मॉल r और कैपिटल R हम लोग हटाएं कैसे? तो बहुत आसान है बेटा। पहले लूप के लिए सरकमफ्रेंस है 2 पाई R एंड इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। सही जा रहे हैं? तो पता चला रेडियस इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 2 पाई। करेक्ट हो रहा है? तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन इस सेंस में कैसे लिखा जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 2, R हटा करके L अपॉन 2 पाई। सही जा रहे हैं? तो आंसर मिला म्यू नॉट पाई I डिवाइडेड बाय 2L। ये पहला वैल्यू हमको मिल गया। ठीक हो रही है बात? L. ठीक है ना?
सर सिर्फ एल आना। अरे 2L नहीं, सिर्फ L, सॉरी। तो L, तो ये होगी पहली वाली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में मैं इसे यहाँ कैंसिल ही कर देता हूं ताकि बाद में भी आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। दूसरी कंडीशन में हमने देखना है कि इस बार जो सरकमफ्रेंस है वो अभी भी उतनी ही लेंथ के बराबर है, लेकिन इस बार का सरकमफ्रेंस क्या है? 2 पाई स्मॉल r, लेकिन ऐसे 3 लूप हैं। Circumference of a single loop will be 2 pi r, and that 3 times should be equal to the total length of the wire as given to us. Yes. So small r will now take a value of L divided by 6 pi. ठीक हो गई बात? Yes. So यहाँ पे अगर मैं B2 को एडजस्ट करता हूं तो बेटा ये हो गया 3 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय ये 2 जैसे का वैसा, और उसकी जगह पे हटा के हमको लिखना पड़ेगा 6 पाई। करेक्ट है? Yes. अब ये 2 यहां से काट दो, इसको काट दो, ये बन जाएगा 3 और ये ऊपर जाएगा, ये सब कुछ ऊपर नीचे डिनोमिनेटर वो सब एडजस्ट करने के बाद ये बन जाएगा 9 म्यू नॉट पाई I डिवाइडेड बाई L, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes. अब आपने रेशियो लेना है B1 बाई B2 जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम देखेंगे कि पूरी B1 की वैल्यू कट जाती है और 1/9 बचता है। यस। देखिए अब ये तो करके बताने की जरूरत नहीं है आपको। म्यू नॉट से कट गया, पाई एल से कट गया, तो पूरी B1 कट गई, उसकी जगह पे 1 आ गया, और B2 की जगह पे न्यूमरेटर वाला पार्ट 9 बच गया। 1:9 इज एन आंसर। समझ आ रही है बच्चों बात? Yes. ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर इज, हाँ आप सेंटर पे फिर एक बार, अरे ये करा दिया था क्या मैंने? नहीं कराया था। मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर इज, तो सेंटर पे पूछा है, तो इसके बेटा 3 सेगमेंट हैं, ठीक है ना? पहले देखें करंट ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, फिर यूं एंटी क्लॉकवाइज करंट घूमेगा एंड देन इट विल मूव स्ट्रेट। तो इसके 3 सेगमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स होंगे। ये वाली वायर, B1. फिर ये छोटा सा लूप, फिर बाद में ये एक स्ट्रेट वायर। पहले लूप का मामला क्लियर करते हैं, क्या आंसर आएगा? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई रेडियस r इनटू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पाई, यानी कि सॉल्व करने पे पता चलेगा B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4r बाहर। Yes. सही गलत? बाहर क्या नहीं बाहर? Yes. Yes. पक्का ना? अब B1 बताओ। तो B1 के लिए पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन यानी कि O पॉइंट इज एट द एंड एंड इट शुड बी टेकन अ काइंड ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर एंड द पॉइंट इज एट द एंड। तो विद दैट रेफरेंस इट विल बी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r and it should be बाहर. what? बाहर के अंदर? बाहर. It should be अंदर बाहर. अंदर अंदर बाहर. बाहर It should be अंदर, अंदर आएगा। फंस गए अंदर। और ये मैंने सिंबल यहाँ पे गलत बनाया, ये क्या होना चाहिए? बाहर। बाहर की तरफ, लाइक दिस। अच्छा अब ये अंदर बन रहा है, ये कैसे? तो आप अपना पेन उठाएं, पेन को यूं पकड़े, आप पकड़े यूं ऐसे, थंब ऐसे करें। देखें ना कि पेन के नीचे के सेगमेंट में आपके फिंगर्स कहां जा रहे हैं? फिंगर्स कहां जा रहे हैं आपके? पेन के नीचे के सेगमेंट में कहां जा रहे हैं फिंगर्स आपके? अंदर की तरफ जा रहे हैं ना? Yes. तो ये अपनी वायर है, इस जगह पे निकालना है। अब इस वायर को अगर मैं ऐसे हाथ में होल्ड करूंगा, ये मैंने होल्ड किया, तो ये वायर है, ये वायर के नीचे के सेगमेंट में तो अंदर जा रहे हैं फिंगर्स मेरे, ऊपर के सेगमेंट में बाहर आ रहे हैं।
नीचे के सेगमेंट में घूम के अंदर जा रहे हैं। समझ आ जाना चाहिए ये। एवरीवन कंफर्म विद दिस? Yes, sir. बॉयज? Yes. यस, एवरीवन कंफर्म? यस सर। ओके, अब B2 बताओ। अब इसको करके देखना है आपने करके देखना है बेटा। मैं बोल ही सकता हूं, आपने जब तक ये खुद से करना नहीं, अपना दिमाग आप ऑडियंस की तरह बैठोगे तो नहीं समझ में आएगा ये। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे समझ में आएगा। बाहर। B2 देखो क्या आएगा। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन अंदर के बाहर? बाहर। बाहर। बाहर आएगा। अब तीनों की वैल्यूज को जब मैं करस्पॉन्डिंगली चेक करता हूं ना, तो ये अंदर की वैल्यू और ये बाहर की वैल्यू आपस में ही कैंसिल हो जाती है, और जो बच गया वही हमारा आंसर है। दैट्स इट। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस बात को। कैसा नो? Yes. ओके, डायरेक्शंस के बारे में आपने खुद से काम करना है। काम करना है आपने, बैठ के सुनेंगे ऐसा मेरे को डायरेक्शन समझ में आएगा बोले तो कयामत तक समझ में नहीं आएगा वो। खुद से एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना है आपने, सोचना है, राइट हैंड की पोजीशन बनानी है आपने ठीक से, और फिर चेक करना है कि करंट कैसे बन रहा है, और फिंगर के टिप्स पे ध्यान देना है। फिंगर के टिप्स पे आप देखो, एक लॉजिकल बात मैं आपको याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। ये वायर है, ये दूसरी वायर है, ये तीसरी वायर है, और ये चौथी वायर है। जनरली ये 4 तरीके के अरेंजमेंट्स होते हैं। लेट से कि ये करंट ऐसे चल रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट नीचे आ रहा है। फटाफट बताओ कि अब इस वायर के लिए, चलो आसानी से शुरू करता हूं, इस वायर के लिए राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड कहां है? पेन ऐसे वर्टिकली पकड़ो, हाथ से ऐसे मोड़ो, समझ में आ जाएगा। राइट साइड में अंदर, लेफ्ट साइड में बाहर। Yes. राइट साइड में अंदर की तरफ, लेफ्ट साइड में बाहर। इस वायर के लिए क्या होगा? राइट साइड में बाहर। निकालो पूरा, ये ऐसे नीचे जा रहा है। अब हाथ हम यूं मोड़ेंगे तो ये आपका पेन यानी कि वायर, ये हाथ ऐसे, अब हाथ यूं मोड़ रहे हैं मतलब इस तरफ अंदर जा रहा है और घूम के दूसरी तरफ से बाहर आएगा। मतलब इधर कहां गया? इनवर्ड्स। और इधर कहां? बाहर। समझे नहीं समझे? ये 4 ही अरेंजमेंट होते हैं, ये दिमाग में बैठने चाहिए। अच्छा, इस वायर के लिए बताओ। तो ये पेन आपने ऐसे होल्ड किया, ये हाथ ऐसे, अब यूं मोड़ेंगे आप, ऊपर के सेगमेंट में कहां गया? अंदर। अंदर। घूम के नीचे के सेगमेंट में कहां आएगा? बाहर। बाहर आएगा। ठीक है, करना है ये आपने करना है। तो यहां ये अंदर गया और यहां ये बाहर आया। अब इस वायर के लिए बताओ। पर बाहर। तो यूं चल रहा है, पेन आपने यूं पकड़ा है, देखो ये ऐसे दिखाने के लिए, ये आपने पेन पकड़ा वायर बताने के लिए। अब ऊपर के सेगमेंट में टिप्स बाहर आ रही हैं और घूम के नीचे के सेगमेंट में अंदर जाएंगी। Yes. मतलब यहां क्या हुआ? बाहर। और यहां क्या हुआ? अंदर। ये 4 ही अरेंजमेंट होते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत इस वायर को सीधा रखने के बजाय ऐसे रखेगा तो समझ लो, इसको रट्टा लगाओ। अब बार बार तुमको नहीं जम रहा है, मैं तो कहूंगा यार इसको फील करो, तो कुछ रटने की जरूरत नहीं होगी। रटने पे गलत हो सकता है, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिकली इस चीज को बार बार करोगे ना, फिजिकली प्रैक्टिकली, तो उसमें कभी गलती नहीं करो, हमेशा एकदम करेक्ट आंसर ही निकालोगे तुम। क्लियर हो रही है बात? Yes. ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं, अच्छे से आपने इस चीज को समझना है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर लूप ऑफ साइड L कैरिंग करंट I। तो सेंटर ऑफ द स्क्वायर लूप कैरिंग करंट I, तो यहां डायग्राम भी अब हमको खुद ही बनानी है। लेट्स से कि ये एक ऐसा स्क्वायर लूप है, अब इसमें कुछ करंट आप दिखा दो एज पर सिचुएशन। मानो कि ऐसा करंट चल रहा है I और I। अब आपने ये पता करना है कि एग्जैक्टली इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा।
तो सबसे पहले तो इन सभी करंट्स की तरफ से डेवलप होने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन बाहर की तरफ आएगा। चेक करें, Yes, sir. सब की तरफ से बाहर की तरफ आता। ये देखो, ये वायर के लिए भी बाहर आएगा, ये वायर के लिए भी बाहर आएगा, ये वायर के लिए भी बाहर आएगा, ये वायर के लिए भी बाहर आएगा। अब इस वायर के लिए हाथ ऐसे ऊपर मोड़ा बाहर, इस वायर के लिए साइड वाली हाथ ऐसे यूं मोड़ा बाहर, उस वायर के लिए ऐसे हाथ यूं मोड़ा बाहर, इस वायर के लिए हाथ ऐसे मोड़ के इधर से बाहर ही निकाला। मतलब सबके मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एंड ऐड होने वाले हैं। ठीक हो गई बात। अब चूंकि ये एक स्क्वायर शेप है तो हर एक वायर का कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम होगा। ये भी ठीक हो गया। अब हमारा इंटरेस्ट जो है वो इस डिस्टेंस से है, और बिना किसी टेंशन के हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस L/2 है। क्यों? क्योंकि टोटल लेंथ L है। अगर बेटा टोटल लेंथ L है तो हमने तो सेंटर से वायर तक का डिस्टेंस गिनना है, तो सीधे सीधे ये डिस्टेंस L/2 है। कोई यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग में अगर ऐसे आ रहा था कि साइन कॉस लगाना पड़ेगा अभी, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो L/2 है, पता है ना। क्लियर हो गई बेटा बात? Yes. अब हम क्या करेंगे, तो ये लाइन ऐसे एंड पे ज्वाइन करा देंगे। अब ये एक फाइनाइट वायर की तरह देखा जाएगा, ये वाली लाइन भी ऐसे एंड पे ज्वाइन करा देंगे, ये भी फाइनाइट वायर की तरह देखा जाएगा। इधर का एंगल बराबर ऐसे हमने गिनना है इस साइड, और इधर का एंगल गिनना है हमने इसके अपोजिट इस साइड। श्योरली ये एंगल अगर मैं चेक करता हूं तो ये दोनों के दोनों एंगल 45 हो जाएंगे। स्क्वायर है ना। Yes. तो वायर बताएं, किसी एक वायर का कंट्रीब्यूशन, फॉर्मूला बताएं। म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई L/2 Sin 45. साइन 45 प्लस फिर एक बार साइन 45, और मैंने डायरेक्ट L/2 लिखा, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। ठीक हो गई बात? अच्छा, इसको काट दो, इसको काट दो, ये कर दो 2। सो इस चारों वायर में से किसी एक वायर का कंट्रीब्यूशन हमारा ऐसे निकल के आ रहा है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई L इंटू 2/√2। आई होप आप समझ पा रहे हैं। Yes. सो दैट इज 2/√2 बेसिकली। आप चाहें तो ये 2 और 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, बट ऑप्शंस में मुझे और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नजर आएंगे, इसलिए मैं इसको फिलहाल तो ऐसे ही छोड़ता हूं। फिलहाल ऐसे ही छोड़ के मैं क्या करता हूं इसको, ये 2 और ये √2 कैंसिल करके इसका आंसर मैं ऐसे बनाता हूं, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई L, और यहां ले लेता हूं √2। सही हो गया? Because this 2 if I just cancel, so it will become √2. One of the √2 will get cancelled and the remaining √2 will be kept here. Yes. Is it okay? Yes. Yes. अब सोचने वाली बात है बच्चों कि इस वायर के अरेंजमेंट में जो एक मैग्नेटिक इंडक्शन हमको सिंगल वायर की तरफ से मिल रहा है, क्या वैसा ही ये दूसरी, तीसरी और चौथी वायर की तरफ से भी मिलेगा? Yes. तो पता चला कि नेट मैग्नेटिक इंडक्शन अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो 4 टाइम्स ऑफ V1 हो जाएगा। यानी कि आंसर एक्सपेक्टेड है 4√2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई L, बट वी डोंट फाइंड सच ऑप्शन हियर। 4√2 का कोई ऑप्शन नहीं है 4√2 का, लेकिन ये नीचे 4 पाई है, हमारे पास तो 2 पाई आया। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 8√2 म्यू नॉट I, एंड देन दिस विल टेक अ वैल्यू ऑफ डिवाइडेड बाय 4 पाई L। सो बाय दैट वे हम जा सकते हैं ऑप्शन सी के साथ। करेक्ट हो गई बात? Yes. अब इसे देख लें जरा कैसे सॉल्व किया है, क्या तरीका अडॉप्ट हुआ है एंड सो ऑन। अब इसी लेवल पे एक मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, बिल्कुल इसी तरीके का। अब मेरा एक ओपिनियन यहाँ पे ये भी रहेगा कि आपने इस वैल्यू को याद रखना है। ये जो वैल्यू आपने निकाली ना ये स्क्वायर लूप के लिए, तो आपने इसको याद रखना है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि स्क्वायर्स हम लोग बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्वायर्स के लिए याद रखें ये वैल्यू क्या आएगी। ये भी मैं काट रहा हूं, सिंप्लीफाई करके इसको मैं याद रखूंगा।
करेक्ट हो गया? Yes. IMP कर लो इसको, बाद में हम जैसा चाहे वैसा उसको रीअरेंज कर सकते हैं, बट दिस इज द आंसर फॉर अ स्क्वायर लूप एंड विद इन द लूप द करंट इज सर्क्यूलेटिंग। लूप के अंदर ही करंट सर्क्यूलेट कर रहा है ऐसे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें आगे चल के किसी बड़े न्यूमेरिकल में अचानक बीच में जरूरत पड़ी तो कैलकुलेशन के टाइम पे हम लोग उसको यूज करेंगे, तब हमको फिर इतना सारा वहां पे झमेला खड़ा करने की जरूरत नहीं होगी, सीधे सीधे आंसर निकाल सकते। अब यहां देखें, यहां पे करंट लूप में सर्कल में नहीं घूम रहा है, बल्कि ऐसे एक एक्सटर्नल वायर से अंदर आया, फिर ये यहाँ डिवाइड हुआ और फिर बाद में आगे कंटिन्यू करके बाहर चला गया, जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ किरचॉफ्स नेटवर्क हम लोग बनाते हैं ना, किरचॉफ्स वैसा। तो सेंटर पे अब मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। अगर आप चेक करेंगे वन बाय वन तो आपको बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेंगे। ये जो ए बी सेगमेंट है ना, इसका मैग्नेटिक इंडक्शन बाहर आएगा, Hmm. लेकिन डीसी सेगमेंट का मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर जाएगा। देख लो, आप देख लो, करके देखो, कॉन्फिडेंस के साथ करके देखो इसको। ऐसी हॉरिजॉन्टल वायर, थंब इधर, न्यू पकड़ के देखो, आप ऐसे होल्ड करो तो नीचे के सेगमेंट में फिंगर्स का टिप्स अंदर जा रही है। इस वायर के अक्रॉस जो लूप बनेगा, फिंगर की टिप यहां अंदर जा रही है। आया सबको समझ में? Yes. एवरीवन शुड जस्ट कमेंट, एवरीवन। यस सर। अच्छा, अब एडी का क्या होगा बताओ तो जरा। एडी वाले का क्या होगा? बाहर. एडी का मैग्नेटिक इंडक्शन बाहर जाएगा क्या अंदर जाएगा? अंदर। अंदर जाएगा, बिल्कुल सही, अंदर जाएगा। इसका कंट्रीब्यूशन लिख रहा हूं मैं, मतलब पॉइंट ओ पर इसका कंट्रीब्यूशन लिख रहा हूं मैं। तुम वो सर्कल ऊपर बना रहे नीचे बना रहे वैसा मत देखो प्लीज, पॉइंट ओ पर मैं उसका कंट्रीब्यूशन लिख रहा हूं। अब बीसी का बताओ। बाहर. बाहर आएगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन बाहर आ जाएगा। ये इसका कंट्रीब्यूशन है, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना? या एक काम करता हूं, ये सब मैं अंदर की तरफ बराबर बना लेता हूं, इस तरफ बनाता हूं, ये अंदर, ये बाहर, ये बाहर और ये अंदर। नहीं तो तुम लोग बोलेंगे सर बनाए उधर और डायरेक्शन उल्टी निकल रही है, ये ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ए बी के कंट्रीब्यूशन को कौन काट देगा? BC. और एडी के कंट्रीब्यूशन को कौन काटेगा? BC. मतलब खामोशी से अपना आंसर 0 बोल दो। समझ आई बात? Hmm. दैट्स इट, खेल खत्म। अब इसी लाइन में एक और क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है। मैं और क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, बट बीच में मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं आपके लिए। ये वाला क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है, ट्राई करेंगे आप। बहुत आसान है, 3 कंट्रीब्यूशन, 3 में से एक ऊपर का 0 है, एक सेमी सर्कल है और एक वायर एट द एंड है। अंदर है क्या बाहर है चेक करो, चेक करके अकॉर्डिंगली निकालो आंसर। तो ये करंट ऐसे जा रहा होगा, इतना लॉजिकली समझो। आई करंट। अब आओ जो टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अपने चल रहे हैं उसी पर थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको देखो, अब ये वाली डायग्राम को देखो आप। एक हेक्सागोन है, ऐसा एक हेक्सागोन गिवन है। अब इसके लिए मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। अब ये सिमेट्री आर्गुमेंट आपने अच्छे से फिट करना है यहाँ पे। सिमेट्री आर्गुमेंट का मतलब ये हो गया बच्चों के, एक वायर का निकल आया तो बाकी के सारी वायर्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल रहने की वजह से सब कुछ सेम होगा, ठीक है? Yes. अच्छा, अब देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है, सॉरी ये वाला एंगल कितना है? 30। ये वाला कितना? 30, क्योंकि 6 वायर है, 60 60 60 60 60 करते करते 360 होगा ना, ये 360 होगा 6 वायर के लिए। तो अब एक वायर का सेगमेंट लेके हम उसको आधा बाइसेक्ट कर रहे हैं, बराबर बाइसेक्टर उसका, इक्वल बाइसेक्शन उसका कर रहे हैं, तो 30 डिग्री हो गया। Yes. तो एक वायर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा बताओ जल्दी से?
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन 30 प्लस साइन 30 प्लस साइन 30। चलो साइन 30 प्लस साइन 30 तो 1 हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ दैट इज 1। तो मामला तो बस इतना ही है। बट जब ऑप्शन आप चेक करते हो ना बेटा, तो उसमें आर नहीं है, ए है। और ए जो है ना, ये साइड लेंथ है, ये आपने समझना है यहां पे। तो अगर मैं इस आर को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, तो ये साइड लेंथ हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दी। यहां से लेकर के आधी यहां तक का अगर मैं इस्तेमाल करूं, तो क्या ये a/2 हो जाएगी? यस और अगर हम यहाँ पे tan ऑफ 30 लिखने लग जाएं, तो tan 30 हो जाएगा a/2 डिवाइडेड बाई r। सही है? tan 30 हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2r। Therefore r is equal to a√3 डिवाइडेड बाई 2। छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री आपने यहाँ पे हैंडल करनी आनी चाहिए। डन विद दिस? यस। अब ये r की वैल्यू उठा करके आप यहां पुटअप करें, तो b1 का आंसर हमको नजर आ रहा है म्यू नॉट आई, ये 4 पाई जैसा है वैसे। अब ये हो गया बेटा a√3, ये डिवाइडेड बाई 2। बस छोटा सा कैलकुलेशन करना है, ये आपने कैंसिल करके यहाँ 2 लिख दिया, और इसका फाइनल आंसर आपने यूं बना दिया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, इसको आप कर दें √3, फिर आप लिखें 2 पाई ए। नाउ दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल वायर। अब आप सोचें, समझें और मुझे ये बताएं कि टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे लिखा जाएगा। 6 times 6 into B1. शाबाश, वेरी गुड। 6 टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन लाइक फर्स्ट वायर, बिकॉज हर एक वायर सिमेट्री आर्गुमेंट होल्ड करते हुए वैसा ही अरेंजमेंट बनाएगी जैसा ये सिंगल वायर बना रही है। तो इस रेफरेंस को कंटिन्यू करते हैं, तो B विल बिकम इक्वल टू 6 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय √3 2 पाई ए। ठीक है, अब इसका अरेंजमेंट देखिए बड़ा खूबसूरत तरीके से किया गया। ऐसे करें 2 √3 म्यू नॉट अपॉन √3 2 पाई ए। समझा क्या किया मैंने? Yes, sir. तो इसमें से हम एक √3 कैंसिल कर देंगे, एक 2 भी कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल आंसर आया √3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई ए। अब इस तरीके का कोई ऑप्शन दिखता है क्या? देखो उसको मैच कराओ। Option A. यहां देखें, आ गया ऑप्शन ए आ रहा है इसमें। ठीक, सो दैट वे वी हैव टू थिंक हियर। अच्छा, अब इस सेगमेंट को देखो। ये क्वेश्चन तो ना मेरे ओपिनियन में, मेरा ख्याल है रिसेंटली ये नीट और जेई दोनों एग्जामिनेशन में सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ इसमें एंगल यहाँ 30 डिग्री बताया था, मैंने अल्फा लिया है। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन, कुछ भी फर्क नहीं, कुछ हद तक कह लो आइडेंटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन। डेटा भी सेम, डायग्राम भी सेम, सब कुछ सेम। कितने कंट्रीब्यूशन है इसमें? 3। एक ये वायर, दूसरी ये वायर, और तीसरी ये आर्क, और इस आर्क का एंगल अल्फा है। अगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये कहूं कि इस वायर का कंट्रीब्यूशन, जिसे मैं B1 बोल रहा हूं, 0 है, और इस वायर का कंट्रीब्यूशन, जिसे मैं B3 बोल रहा हूं, 0 है, तो आपको इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोलो क्यों 0 है? Yes. क्योंकि पॉइंट O जो है, ये इस वायर की भी लाइन में आ रहा है, और पॉइंट O जो है वो इस वायर की भी लाइन में आ रहा है, तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन वैसे भी 0 हो जाता है। अब बची ये आर्क, जिसका एंगल अननोन है, हमें पता नहीं है एग्जैक्ट वैल्यूज में कितना है, तो हम इसका जनरल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जनरल फॉर्मूला आप सब जानते हैं बेटा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 4 पाई, जो भी रेडियस है उसका, उसके साथ आप लिख दें अल्फा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन बी को यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
a square frame of side L carries a current I and produces a magnetic field B at its center. तो एक स्क्वायर फ्रेम है, लेट मी जस्ट ड्रॉ द स्क्वायर फ्रेम। अब इसका करंट I है और लेंथ L है, तो करंट ऐसे चल रहा है, विद इन द फ्रेम ये लूप में चल रहा है, ऐसे मानेंगे हम, और इसकी जो लेंथ की डिस्क्रिप्शन दी गई है वो L है। इसके सेंटर पे बेटा अगर हम मैग्नेटिक इंडक्शन लिखते हैं तो आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा, हमने अभी अभी ये फॉर्मूला बनाया था। 2√2 हाँ वेरी गुड, क्या फॉर्मूला था? 2√2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय IL। पाई L, करेक्ट है ना? यही फॉर्मूला था। यस। अब ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने इसको एडिशनली याद रखना है। मतलब हमने अब 3 चीजों के फॉर्मूलीज को याद रखना है। एक वायर के फॉर्मूलीज विद केसेस, 2 आर्क के फॉर्मूलीज विद केसेस, और तीसरा एक एडिशनल फॉर्मूला बस स्क्वायर फ्रेम का याद रख लें। इतना काफी हो जाएगा। आज तक की हिस्ट्री में जैसे भी सवाल पूछे गए हैं वो सब इन तीनों फॉर्मूलेज के आसपास ही घूमते हैं। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, इवन जेईई एडवांस में भी इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर हम ये 2-3 फॉर्मूले जहन में बिठा लें तो वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से निपट जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम इसी वायर को फिर रीमोल्ड करते हैं और इसका सर्कल बनाते हैं, इसका सर्कल बना देते हैं। तो इफ यू जस्ट रीमोल्ड दिस वायर and draw or make a circle of it whose radius is r, carrying same current I, then in such situation हम इसका मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे लिखेंगे? ऑफ कोर्स एट द सेंटर। तो एज पर क्वेश्चन उसको B डैश बोला गया है, तो बिना किसी हेजिटेशन के मैं ये लिख सकता हूं कि बस ये म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2r होता है। Yes. बट R को रिप्लेस करना होगा क्योंकि हमको फाइनली इसका रेशियो निकालना है, B बाई B डैश का एक रेशियो हमको निकालना है, तो हमें R को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे ये कहूं बेटा कि 2 पाई R इज नथिंग बट इक्वल टू 4L, तो आपने चौंकना नहीं चाहिए। Yes, sir. सोचें जरा इस बात को, आपने यहां पे परेशान नहीं होना चाहिए। L कैपिटल लेना चाहिए यहां पे, क्योंकि ये जो वायर है जिसकी टोटल लेंथ अगर मैं गिनता हूं तो L प्लस L प्लस L प्लस L 4L, इसी का सरकमफ्रेंस बना है। तो सरकमफ्रेंस बाई इट्स फॉर्मूला इज 2 पाई R एंड इट इज शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर विच इज इक्वल टू 4L। ज्योमेट्रिकली करेक्ट हो गई बात? Yes. सो ये यहां से कैंसिल आउट हो जाता है 2, और हमको R के लिए एक वैल्यू मिलती है 2L बाई पाई। तो आप अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई ये 2, इसके साथ साथ आप लिखेंगे 2L अपॉन पाई। तो a little rearrangement to this particular equation, we will be getting mu naught pi I divided by 4L। अब आपने जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वैसे आपने क्या करना है कि इन दोनों फॉर्मूलीज का आपने रेशियो लेना है। अब रेशियो लेने पर आप ये देखोगे कि म्यू नॉट I फैक्टर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, L फैक्टर भी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। B के लिए क्या बचा? B के लिए बचा 2 upon pi. 2√2 अपॉन पाई, जबकि ध्यान से देखें B डैश के लिए बचा π/4। पाई बाई 4। तो ये हो गया बेटा 8√2 डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर। ये आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन इसलिए आसान हुआ क्योंकि हमको ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला पता है। अगर स्क्वायर वाला फॉर्मूला पता नहीं है हमको, हम कितना भी फिर इसमें मतलब जूझते रहें, वी कांट गेट द आंसर। कांट गेट इन द सेंस बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब क्योंकि पहले पूरा स्क्वायर वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आगे का। अब बच्चों मैं इसमें 2 और होमवर्क्स आपके ऐड कर रहा हूं। एक ये वाला ABCD सर्कुलर लूप है, नॉन इंसुलेटिंग थिन यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर PA PQR द लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर टेंजेंशियल द कॉइल प्लेस्ड एंड सो करंट 5 एम्पियर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, आपने मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। कितना कंट्रीब्यूशन है?
तीन 3 बराबर है ना? yes There should be 3 contributions. 1 2 3. अब ये नॉन insulated thin uniform conductors PA and Q are very long straight parallel wires tangential to the wire. मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें का करंट निकल के लूप में आएगा, ऐसा नहीं है। नहीं तो हम ऐसे भी मान सकते हैं कि यहाँ से करंट निकल के लूप में आया, फिर आधा इधर कटा, फिर आधा इधर कटा, फिर दोनों मिलके इधर गए, ऐसा नहीं है ये लूप का करंट अपना अपना चल रहा है, इसमें करंट अपना अपना चल रहा है, इसमें करंट अपना अपना चल रहा है। ये मान ले आप, ये नॉन इंसुलेटिंग का मतलब यही लिया जाएगा। यहाँ पे निकाल पाएंगे आंसर? कोशिश करेंगे? yes यस। और ख्याल रहे कि यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, ये आए, ठीक है। यहाँ पे ये करंट ऐसे आया, ये आए, और यहाँ पे ये ऐसे और ऐसे अंदर चल रहा है, ये आए। आई होप आप कर लेंगे इसको, कोई खास बात नहीं है इसमें। एक और होमवर्क दें, एक और क्वेश्चन इन होमवर्क कर लें आपने, ये वाला। ये भी बहुत आसान है अगर ध्यान से देखा जाए तो। कितने कंट्रीब्यूशन होंगे इसमें? 2 2। एक का 0, एक का एंड पर, यही निपट गया ये तो। हम्म अरे बेटा इसका 0 अलोंग द लेंथ और इसका एट द एंड, यही निपट गया, खत्म। होमवर्क क्या है? ठीक हो रही है बात? yes yes अब मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 2। आओ पहले उसको निपटाते हैं, फिर बचे हुए क्वेश्चंस को अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए ये आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूं। थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री ज्यादा है कंपैरेटिव टू द अदर अरेंजमेंट्स। एक वायर को हमने बहुत ही बेतुके तरीके से बेंड कर दिया। कुछ ऐसा बेंड किया कि इसका ये जो निचला हिस्सा ये स्ट्रेट बना दिया हमने, और बाकी का पोर्शन जो है वो एज पर सर्कल। और करंट तो वैसे ही चल रहा है जैसे इसे चलना चाहिए, ये करंट चल रहा है लाइक दिस अकॉर्डिंगली। ठीक हो रही है बात? आप सोचे बेटा ये जो गैप है ना, ये आर है। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो स्ट्रेट गैप है ये कितना है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा cos ऑफ फाई। cos ऑफ फाई विल बिकम इक्वल टू, चलो उसको कैपिटल आर मान लें, डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, या एक काम करते हैं, कैपिटल आर के बजाय डी मान लेते हैं। ठीक हो रही है बात? तो d इज इक्वल टू आर कॉस फाई। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? दिख रहा है मैं जो लिख रहा हूं? yes थोड़ा सा कॉर्नर पे चला गया, दिख रहा है ना? yes sir तो बेटा ये d है, ये d, और ये जो करंट चल रहा है ये I चल रहा है, ये स्मॉल I। चलो अब आप मुझे बताओ कितने कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे? 2। पहले वायर का कंट्रीब्यूशन बताओ, इस वायर का कंट्रीब्यूशन बताओ। B1 म्यू नॉट I upon 4 I pi अपॉन 4 पाई R R। गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। एट द एंड ऑफ द लेक्चर इट्स अ ब्लंडर मिस्टेक। D not R, yes it should be D into sin phi plus sin phi plus sin phi। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब D की वैल्यू को पुटअप करो, इसको निपटाओ, इसको जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सिंपलीफाई करो। तो D है बेटा R cos phi, और ये हो जाता है 2 sin phi। 2 और ये सब काट के sin phi cos phi रेशियो लेके क्या मुझे फाइनल आंसर ये मिलता है? 2 pi r 2 pi tan theta tan phi tan phi। ये अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है ये भी बताओ? बाहर आ रहा अंदर जा रहा है। ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर। लेक्चर के एंड पर ये इतनी बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई लेक्चर के एंड पर। शुरुआत में करते तो ठीक है, मैं मान लेता। अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है? अंदर अंदर जा रहा है। ऐसे ऐसे
घूम के नीचे वाले पोर्शन में अगर लेता मैं पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन तो बाहर आता ना, तो ये जा रहा है अंदर। ठीक है, निग्लिजेंस की वजह से मिस्टेक हो रहा है, तुम ध्यान नहीं दे रहे। ओके बॉयज, क्लियर हो रहा है सब कुछ ये? यस सर। डायरेक्शन समझ में आ गई सबको? यस। अब दूसरा जो सेगमेंट है जिसका मैग्नेटिक इंडक्शन में B2 लिखूंगा, वो तो लूप है। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि लूप का एंगल कितना है? 2 pi minus 2 pi. शाबाश, 2 पाई माइनस 2 पाई, इतना एंगल है इसका, क्योंकि एंगल के हिसाब से ही लूप की इक्वेशन बनती है। अब बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन, सॉरी यहां पे स्मॉल आई है करंट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, रेडियस तो स्मॉल आर है लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल है 2 पाई माइनस 2 पाई। सोच समझ के देखो इसको, सही है? यस सर। क्योंकि हम आर्क्स के केस में ऐसे लिखते हैं ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ दैट आर्क। सो फाइनल रिजल्ट अगर हम इसका बनाते हैं तो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ब्रैकेट में चला पाई माइनस 5, 2 कॉमन लेके काट दिया मैंने। यस। अंदर क्या बाहर? अंदर। अंदर जाएगा ये भी, क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस ऑफ करंट है अंदर। तो इसका मतलब पता चला कि ये दोनों मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होने वाले हैं? ऐड होने वाले हैं। अब बच्चों इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर तो दोनों कॉमन है, तो एडिशन कर दें। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर को कॉमन ले लें, पाई माइनस 5 प्लस tan 5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक हो गई बात? ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। इसमें कुछ और क्वेश्चंस हमारे बाकी रह गए हैं। मैंने ऐसे समझिए कि अभी ये 1/3 एक्सरसाइज आपको पूरी कराई, और 2 लेक्चर या 1 लेक्चर अगर हम जल्दी से कवर कर लेते हैं तो और 2 या 1 लेक्चर हमको लगेगा इस एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए। ठीक है, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। सिर्फ ये सुन के नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सुन के नहीं आएगा। सुन के सिर्फ अच्छा लगेगा, हाँ भाई समझ में आ गई बात, लेकिन एट द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जब आप किसी क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। आपने इसमें इन्वॉल्व होना है, डायरेक्शंस को हैंडल करना है, तभी आएगा ये। ओके, तो आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम रुक जाते हैं यहाँ पे आज।